लोकसभा से महिला आरक्षण बिल कल 8 घंटे की बहस के बाद पास हो गया। अब राज्यसभा से इतिहास रचने की आस लगी हुई है। राज्यसभा में बहस जारी है। राज्यसभा से भी आज पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, फिर गजट में अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद देश में लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीट का आरक्षण महिलाओं को देने वाला कानून बन जाएगा। लेकिन इसका फायदा महिलाओं को आगे मिलने वाला है, जिसके लिए पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन से तय होगा कि कितनी सीट आरक्षित होंगी, और इसके लिए अब तक माना जा रहा है कि 2029 तक का समय लग सकता है। इन सबके बीच आज लोकसभा में प्रधानमंत्री पहुंचे और बिल पास करने के लिए सबका धन्यवाद दिया। इस स्वर्णिम फल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय, और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद आज तीसरा दिन है। कल तक संसद का विशेष सत्र चलना है। आज की चर्चा जब राज्यसभा में शुरू हुई, बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा बोलने के लिए खड़े हुए। जैसे ही बोलने लगे, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने काल करे सो आज कर वाला दोहा सुनाकर मांग रखी कि तुरंत लागू किया जाए। फिर आगे की बहस सुनिए। हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की है। लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, ये भी तय है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले। आज करो, और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन कोई अपने आप को स्कोर करने का नहीं है, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का। आप लोगों ने ये जो नो कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको उधर बैठा दिया, क्योंकि शासन करने नहीं आया। मैं फिर कहता हूं कि सरकारें नियम कानून से चलती हैं और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते, और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्षी दलों की तरफ से समर्थन की बात तो खुलकर हुई, लेकिन इसमें किंतु परंतु लगाया गया। टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने भी संसद के उच्च सदन में आज सवाल उठाया कि कहीं बिल बस पास होकर न रह जाए। मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए वो सेंसस और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन सब होगा 26 के बाद। 27, 28, 29 भी हो सकती है, और भी देर हो सकती है। ये नारी शक्ति वंदन पास करा के और एक जुमला तो नहीं बन जाएगा ना, जैसे एनपीआर, एनआरसी, सीएए
जबरदस्ती पास करा के अभी इंप्लीमेंटेशन का दम नहीं है, वो जुमला हो गया। किसान बिल सबको सस्पेंड करके पास करा के वापस रिवोक हो गया, जुमला। लेबर कोड को पास करा के अभी रूल फॉर्मेशन नहीं करने का जुमला। कालाधन वापस की जुमला। हर एक को 15 लाख तनख्वाह बैंक अकाउंट में देने का जुमला। साल में 2 करोड़ नौकरी देने का जुमला। इस लिस्ट में ये विमेन रिजर्वेशन भी जुड़ेगा क्या? डर लगता है, भय लगे, बड़ो भय लगे। जनगणना और डीलिमिटेशन का इसमें यह पेच फंसाया गया है कि रिजर्वेशन मिलने से पहले जनगणना होगा और जनगणना के बाद डीलिमिटेशन होगा और डीलिमिटेशन के बाद यह किया जाएगा। मुझे यह समझ नहीं आता। मैं अगर ऑब्जेक्टिवली भी आप देखें तो जनगणना और डीलिमिटेशन से ऐसी कौन सी बात निकल कर आएगी जिसके आधार पर रिजर्वेशन किया जाएगा? जनगणना से या डीलिमिटेशन से तो कुछ भी निकल के नहीं आना है जिस पर ये रिजर्वेशन आधारित होना चाहिए। ऐसा कौन सा पैरामीटर है, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो जनगणना से निकल कर आएगी? जब भी विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है कि बिल को लागू होने में वक्त लगेगा, तुरंत क्यों नहीं लागू कर देते? इन सवालों के जवाब में पहले अमित शाह और फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विस्तार से समझाया और तंज कसते हुए पूछा कि कहीं वायनाड, रायबरेली, हैदराबाद, अमेठी की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई तो क्या करेंगे? डीलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डीलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य भी उस डीलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डीलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डीलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासा जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। पिछले 27 साल तक संसद में जिस वजह से महिला आरक्षण बिल लटकाया जाता रहा, उसी वजह को इस बार भी विपक्ष के दल उठा रहे हैं, लेकिन बिल का विरोध करने या पास न होने देने का कदम नहीं उठा पा रहे। वो वजह है ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग, जिसके सियासी गणित में कल राहुल गांधी ने सरकार में ओबीसी सचिवों का एक आंकड़ा देकर सवाल उठाया। गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष ने जवाब भी दिया और हिसाब भी दिया। 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं
अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम। और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। एक अहम बात जिसका जिक्र कल भी हमने आपके साथ अपने शो दस्तक में किया था कि आखिर महिलाएं आरक्षण पा जाएंगी तो देश के हर नागरिक का फायदा क्या होगा। हमने कल ही आपको बताया था कि महिला जनप्रतिनिधि के होने से कैसे लाभ मिलता है। आज राज्यसभा में उसी आधार पर फायदे बताए गए। रिसर्च ने यह बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी ज्यादा है। रिसर्च ने यह भी बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी विषयों पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा तेज है और ज्यादा फास्ट है। अब रिसर्च ये बताती है कि विमेन आर मोर एक्सेसिबल देन मेन एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रिसर्च बताती है कि कलेक्टिवली नशा के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई। अब ये बताती है कि द करप्शन लेवल इज लेस वेयर देयर आर विमेन रिप्रेजेंटेटिव। यह भी बात समझ करके मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। लेकिन जो रिसर्च की दृष्टि से अभी यूनाइटेड नेशंस की एक रिसर्च आई है, और यूनाइटेड नेशंस की रिसर्च ने यह कहा कि वाटर स्केर्सिटी में काम करने में और वाटर स्केर्सिटी को दूर करने में महिलाओं के नेतृत्व में 62% ज्यादा काम हुआ है इस तरीके की रिसर्च में। इसलिए उनकी कैपेसिटी, और आप तो जानते ही हैं कि महिलाएं घर चलाती हैं, इसलिए बजट का भी जितना उनको ज्ञान होता है और जितनी सेंसिटिविटी होती है वो हम सबको मालूम है, अपने घरों में भी हम सबने देखा। इसलिए उनकी कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल सेंस, इसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।